मैं कहता हूँ देश का भविष्य नहीं है, देश का वर्तमान भी है। सारा युवा वर्ग बैठा हुआ है, युवा छात्र बैठे हुए हैं, इन सबको मेरा नमस्कार। मुझे बताया कि IIM यूनिवर्सिटी में और बालकों से बात कर रही है। मैंने पूछा एज ग्रुप कितनी है उनकी, उन्होंने कहा कि मिनिमम एज 18 होगी और मैक्सिमम शायद 22, 23, 24। तो हम सब बालक बनते हैं, युवा बनते हैं, बुजुर्ग बनते हैं। किस ग्रुप में आते हैं हम सब लोग? युवा में आएंगे? आना तो बोलो युवा। और युवा को अगर कलेक्टिव नाउन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यूथ। ठीक, यूथ शब्द को मैं सीधा सीधा भूमिका पर ही विषय पे आता हूँ। हमारा देश इस समय विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और उसी के साथ में एक बात और भी जुड़ी हुई है कि विश्व में सर्वाधिक युवा 35 वर्ष से कम आयु के सर्वाधिक युवा किस देश में है? भारत में। भारत में 65% आबादी युवाओं की है और ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी देश में क्या, जैसे देश ही मान लें, आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो युवा ही करता है। अनादि काल से लेकर आज तक कहीं भी कुछ परिवर्तन हुआ है, कहीं भी कुछ अच्छा हुआ है और आगे भी कहीं परिवर्तन होगा, अच्छा होगा, तो उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? युवा निभाता है। इसी युवा को अंग्रेजी में यूथ बोलते हैं और स्वामी विवेकानंद ने यूथ शब्द को डिफाइन किया है। जो डिफाइन किया उसको हल्का सा टच करता जाऊंगा, मुझे लगता है उसी के अंदर से लर्न हाउ टू लर्न विषय भी उसी के अंदर आ जाता है। यूथ के अंदर जो पहला अल्फाबेट है क्या है? वो वाई, और वाई को डिनोट्स किया है यर्निंग टू लर्निंग, सीखने की प्रबल इच्छा। लर्निंग है सीखना, परंतु कहते हैं कि वो लर्निंग से बात नहीं बनती है, लर्निंग बहुत लोग करते हैं, परंतु जब तक उसके अंदर हमने मन, बुद्धि, अपने एफर्ट सब मिला दिए और उसके बाद हम उसमें कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसे फेस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब कहते हैं कि अब हमारे अंदर यर्निंग ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रबल इच्छा आ गई। हम अपना कोई एम तय करते हैं, कोई टारगेट फिक्स करते हैं, उसको अचीव करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट्स करते हैं। उस समय हम कठिनाइयों का, प्रॉब्लम्स का, कोई हमारे सामने मुसीबत का, उसका गाना नहीं गाते हैं, हमने उसको कैसे अचीव करना है केवल उस और ध्यान देते हैं। आप लोग बैठे, सबके ऊपर ये लाइट आ रही है, ये बल्ब का किसने बनाया? बल्ब का इनोवेशन किसने किया था? ये थॉमस अल्वा एडिसन। और ये बल्ब बनाने के लिए उसने अपनी लाइफ में कितने प्रयोग किए थे? मोर देन 1000। और कहते जब उसने मोर देन 1000 प्रयोग किए और बल्ब जो है नहीं बना, तो आप सबको पता है युवा है, एक दूसरे का मजाक खूब उड़ाते हैं, फिर तो जिंदगी बेकार हो गई, कुछ नहीं हुआ, तो उससे कहाँ इसमें गुस्सा रहता है, कुछ और सोच, कुछ ऐसा कर, साइकिल का ट्यूब का पंचर लगाना शुरू कर दे, कुछ तो अच्छा बनेगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या कहा कि अगर मैंने बल्ब नहीं बनाया तो कोई और बल्ब बनाएगा, जब और कोई बल्ब बनाएगा तो उसको ये तो पता है कि इन 1000 प्रयोग से बल्ब बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, वो इससे आगे शुरुआत करेगा। और कहते हैं कि जब ऐसी बातचीत चल रही थी, अगला प्रयोग उसने जो किया तो क्या बन गया? उसमें बल्ब बन गया। अब कितनी मेहनत की होगी, कितने एफर्ट्स किए होंगे उसने, अपने दोस्तों के, घर वालों के, बाकी सबके कितने उसने क्रिटिज्म भी झेले होंगे, सब होता है ना ये। परंतु अपनी धुन का पक्का था कि मुझे क्या बनाना है? बल्ब बनाना है। और जब बल्ब बनाना है तो सारा बुद्धि, माइंड सब उसके अंदर लगा दिया। एक अभी आज का एग्जाम्पल देता हूँ आसपास में।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप सबने सुना है। भारत के राष्ट्रपति बने और 2 संस्थाओं के वो हेड बने थे, नाम मालूम है? DRDO और सेकंड कुछ बोल रहे थे, आवाज आ रही थी, इसरो। वो कहाँ रहने वाले थे? कन्याकुमारी के पास में रामनाथपुरम गांव से छोटा सा घर। ऐसा था कि पहले जमाने में खेती बाड़ी थी तो खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, पर पैसा नहीं था। उनके पिताजी नाविक थे, सेलर थे। प्राइमरी की एजुकेशन तो उन्होंने अपने गांव के स्कूल में कर ली। और रामनाथपुरम एक डिस्ट्रिक्ट था, उनके गांव से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लगभग 70 किलोमीटर था। प्राइमरी की एजुकेशन 5th क्लास की जब वो एपीजे अब्दुल कलाम का बालक कलाम कहना चाहिए 5th में आया तो उसके घर वालों ने कहा बेटा ये अब तेरी आखिरी क्लास है पढ़ना, इसके आगे हम तेरे को नहीं पढ़ाएंगे। बालक पढ़ने में होशियार था, उसका मन उदास हो गया। क्यों? क्योंकि अब आगे की पढ़ाई 70 किलोमीटर दूर, तब ना तो ट्रांसपोर्ट के साधन थे, ना ठहरने के साधन थे, ना घर की ऐसी स्थिति कि वहाँ पे जाकर के उसको एडमिशन कराएं, कोई कमरा किराए पे दिलाएं, खाने पीने का इंतजाम करें, ऐसी कुछ नहीं था। कम पढ़ा नहीं, बालक उदास। तो घर स्कूल में बैठा था, तो टीचर ने पूछा बेटा क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? छोटा बालक था, जब टीचर ने पूछा तो उसकी रुलाई फूटी, आंखों से आंसू आ गए। मेरे घर वालों ने कहा है कि बेटा तुम अब आगे नहीं पढ़ो, कि हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है कि हम आपको आगे पढ़ा सकें। टीचर को भी, बालक जो पढ़ने में अच्छा हो तो टीचर को कैसे लगते हैं बालक, है ना, इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना, आपके साथ भी होते हैं? बालक, टीचर ने कहा बेटा एक तरीका हो सकता है आगे पढ़ने का। बालक की आंखों में क्या आ गई? चमक आ गई। अच्छा हो सकता है, हाँ, तुम अगर क्लास में फर्स्ट आओगे तो तुम्हें स्कॉलरशिप, उससे तुम अगली क्लास पढ़ो। तुम स्कॉलरशिप लाते जाओ और अगली क्लास को पढ़ते जाओ। तो बालक को मिला कि हमें जो है एक रास्ता मिल गया। पढ़ने में तो अच्छा था और मेहनत की। 5th क्लास में वो अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट आया। तो टीचर ने इसके माता पिता को भी समझाया बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आया, थोड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी, थोड़ी आप लोग, थोड़ी हम लोग सपोर्ट करती हैं। और रामनाथपुरम के स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। अब बालक अपने घर की स्थिति जानता था। स्कूल उस समय 10 साढ़े 10 बजे लगते थे। वो सुबह क्या करता था मालूम है किसी को? कोई बताएगा? सुबह वो न्यूज़पेपर बेचता था कि मेरी भी पढ़ने में कुछ मतलब फाइनेंशियली हेल्प कर सकता। पढ़ाई करता था, स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसको ये मालूम था मैं अगली क्लास में कब पढ़ पाऊंगा, जब इस क्लास में क्या होगा, फर्स्ट आऊंगा। और इसलिए फर्स्ट आऊंगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी अगली क्लास में। अब स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब उसकी फीस इतनी थी कि कोई नहीं जुटा पा रहा था। तब क्या हुआ था, उसकी बहन गौराबाई ने अपने ऑर्नामेंट गहने बेचकर उसकी स्कूल कॉलेज की फीस भरी। तब वो बालक वहाँ पढ़ने किया। अब आप में से आपकी पढ़ते हैं, टेक्निकल पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ में कुछ असाइनमेंट्स मिलते हैं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं। तो कलाम को भी एक प्रोजेक्ट वर्क मिला पढ़ाई के साथ साथ में, और प्रोजेक्ट वर्क 1 महीने में पूरा करके सबमिट करना। परंतु प्रोजेक्ट वर्क तो डेट तो फिक्स हो गई, उसके लिए जो आवश्यक डाटा थे, आवश्यक जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिलनी थी, वो 2 हफ्ते बाद मिली। कितने दिन रह गए प्रोजेक्ट सबमिट करने में? 15 दिन। अब वो एपीजे अब्दुल कलाम लगे प्रोजेक्ट पूरा करने में। तो जब प्रोजेक्ट सबमिट करने की लास्ट डेट से 2 दिन पहले प्रोफेसर ने कहा कलाम दिखाओ तुमने कितना काम किया है। तो देखा तो उसमें अभी बहुत काम बाकी था। 12-13 दिन में जितना काम कर पाया। तो प्रोफेसर ने कहा कलाम अगर तुमने 2 दिन में प्रोजेक्ट पूरा सबमिट नहीं किया
तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं मेरी तो पैरों के नीचे से धरती निकल गई कि घर वाले तो कह रहे हैं बेटा बड़ा भारी क्या बन रहा है, इंजीनियर, और यहाँ तो स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी तो पढ़ाई के लिए साधन ही कुछ नहीं होंगे, तो पढ़ाई कैसे करूँगा। और वो बालक लगा, कहते हैं कि लास्ट डे को रात को 2 बजे प्रोफेसर अपनी लैब के सामने से गुजर रहे थे। लैब के अंदर लाइट जली हुई थी और एक नौजवान लड़का झुका हुआ कुछ काम कर रहा था। प्रोफेसर को लगा कौन है, लैब में गए तो देखा ये अब्दुल कलाम, ये क्या कर रहे हो। आपने प्रोजेक्ट दिया, कोशिश कर रहा हूँ कल तक सबमिट करना है, परंतु अभी भी काफ़ी काम रहता है। अब प्रोफेसर ने देखा कि 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में प्रोजेक्ट में तो बहुत सारा काम कर लिया, वो भी काफ़ी काम बाकी था। उसने कहा आपने कैसे किया ये काम, कि जब से आपने कहा है तब से मैं यहाँ पर खड़ा होकर प्रोजेक्ट काम में ही लगा हूँ, मैं सोया नहीं, केवल नेचर कॉल के लिए और कुछ खाने पीने के लिए लैब से बाहर गया। प्रोफेसर ने उसकी कमिटमेंट देखी, काम के प्रति कमिटमेंट कैसी है। प्रोफेसर ने कहा मिस्टर कलाम मैं जानता हूँ कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें जो जरूरी डाटा और इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो 2 हफ्ते बाद मिली है। मैं तुम्हें प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम और देता हूँ। और यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा कि इसकी स्कॉलरशिप को डबल कर दिया जाए। प्रोफेसर कलाम ने कोई धरना प्रदर्शन जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरे को 2 दिन बाद 2 हफ्ते बाद प्रोजेक्ट मिला था, ऐसा कुछ नहीं किया। और किस काम में ध्यान दिया, मैं प्रोजेक्ट को कैसे पूरा कर सकता हूँ। ये जो कमिटमेंट होती है ना, इसको बोलते हैं जर्नी ऑफ लर्निंग। जब युवाओं के अंदर ये कमिटमेंट आगे बढ़ती है ना, तब हम कहते हैं कि हम उस दिशा में आगे बढ़ना। कितनी देर बोलना है, टाइम स्पेसिफाइड है क्या? ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बाद में वही अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन बने, DRDO के चेयरमैन बने, इसरो के चेयरमैन बने, भारत के राष्ट्रपति बने, और हम सब भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल के नाते खड़े हुए, अपनी पूरी लाइफ देश के लिए सैक्रिफाइस कर दी। परंतु एक इसका उल्टा एग्जाम्पल है, डॉक्टर कलाम इंजीनियर थे और पूरी लाइफ देश के लिए सैक्रिफाइस कर दी, आज हम सबके वो रोल मॉडल हैं। एक और व्यक्ति है इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट था, परंतु दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट बना। क्या नाम था उसका? ओसामा बिन लादेन। पढ़ाई तो उसने भी की थी, इंजीनियरिंग उसने भी की थी, ही वाज आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट, परंतु दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट बना। और एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति और हम सबके क्या बने, रोल। तो पढ़ाई मायने तो रखती है, परंतु पढ़ाई के साथ साथ में हमारा एम क्या है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पढ़ के करना क्या चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, तब हम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये मैं पहला बोल रहा था यर्निंग ऑफ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कितने आप भी जानते हैं, कितने मैं भी दे सकता हूँ। परंतु ये जो प्रबल इच्छा है कुछ करने की, कुछ सीखने की, वो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। तब आता लर्न हाउ टू लर्न। आइंस्टाइन के एग्जाम्पल है, आइंस्टाइन ने अपने घर में बेसमेंट में लैब बना रखी थी, और वो जो अपने लैब के अंदर लगते थे तो उनका नौकर उनके लिए खाना रख जाता था। खाना रख करके नौकर चला गया, आइंस्टाइन काम में लगे हुए हैं, कहते हैं कोई उनका मित्र मिलने आया आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन काम में लगे हुए थे, डिस्टर्ब नहीं किया, सामने खाना रखा था, वो खाना खा के चला गया, प्लेट खाली हो गई खाने की। थोड़ी देर बाद आइंस्टाइन का रिसर्च वर्क पूरा हुआ तो उनको भूख महसूस हुई, भूख महसूस हुई, कहते खाना आया होगा, प्लेट के पास में आए, कहते हैं मैंने काम करते करते खाना भी खा लिया, मुझे पता भी नहीं लगा, मेरी प्लेट खाने से खाली हो गई।
तो ये होता है काम का जुनून। जब ये जुनून सिर पे चढ़ता है ना, तब हम जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, मुसीबत और किसी भी टारगेट को जो हम तय करते हैं उसको अचीव कर लेते। तो ये वाई डिनोट्स जर्निंग ऑफ लर्निंग। उसके बाद सेकंड अल्फाबेट क्या आता है? ओ से बनता है ओबीडियंट, आज्ञाकारी। अब इसके भी कई सारे पहलू, हमारे माइंड, बॉडी, हमारे मन, ये हमारी आज्ञा को मानते हैं। रात को देर तक मोबाइल देखते हैं, बुद्धि कहती है अब सो जाओ, हैं? माइंड और वो कहते नहीं भी थोड़ा और देख लो, अच्छा सीन चल रहा है, सुबह जल्दी उठना है, कॉलेज भी जाना है, ये काम भी करना है। तो ये शरीर हमारी बुद्धि की आज्ञा मानता है क्या? यहाँ से आप शुरू कीजिए। हमारा पेट भर गया है पर खाने में टेस्ट आ रहा है, पेट तो भर गया पर जबान की भूख खत्म नहीं हुई है, तो लगा और खा लें। खा भी रहे, ये भी पता ज़्यादा खाएंगे तो अपच होगी, डाइजेस्ट भी होगा, तकलीफ भी होगी। तो बुद्धि तो कह रही है पर जबान नहीं। अपने शरीर, ये हमारी बात माने, यहाँ से हम लोगों ने शुरू करना। हम अपने घर के डिसिप्लिन को मानते हैं, अपने घर के माता पिता को मानते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करते हैं। हमारे जो सिविल रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, पब्लिक रूल्स हैं, कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकना है, हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये ओबीडिएंट की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, भगनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता उन्हें कहते थे। वो यूरोप से भारत में आई थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप यूरोप से भारत में आए हैं, तो यूरोप और भारत में क्या अंतर है? तो उन्होंने एक मज़ेदार बात बताई कि भारत के अंदर अनपढ़ किसान है, भारत के अंदर मजदूर है, भारत में पढ़ा लिखा आदमी है, दुकानदार है, किसान है, प्रोफेसर है, जो भी है, वो सब एक बात मानते हैं कि सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, सब प्राणियों में एक ही आत्मा है। यूरोप के अंदर ये बड़े से बड़े विद्वान को समझाना बड़ा कठिन है। फिर दूसरी बात बताई कि यूरोप में छोटे बालक से लेकर राजा तक को या राष्ट्रपति तक को मालूम है कि कूड़ा कूड़ेदान में डालना है, केले का छिलका डस्टबिन में ही डालना है। कहते हैं वो छोटा बालक भी, मजदूर भी, किसान भी, गरीब सब जानते हैं, सब वो करते हैं। भारत में बड़े से बड़े विद्वान प्रोफेसर को ये समझाना और करवाना बड़ा मुश्किल है कि केले का छिलका डस्टबिन के अंदर ही डाला जाए। तो कहते हैं कि ये जो डिसिप्लिन है, ये जब भारत के अंदर आ जाएगा, हर एक में आ जाएगा, तो भारत की काया पलट इसे कहते हैं कि ये ओबीडियंसी है, नियमों का पालन है। से लेकर के हमारे जितने सिविल रूल हैं, हम वोट डालने जाते हैं क्या? हम वोट डालने जाते नहीं हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। वोट डाला नहीं है, सरकार की आलोचना करते हैं। ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ये ओबीडिएंट में आता है। तो वाई ओ, और तीसरा वर्ड क्या है? यूजफुलनेस, उपयोगिता क्या है? हम सब लोग युवा हैं, हम अपने घर के लिए कितने उपयोगी हैं, हम अपने समाज के लिए कितने उपयोगी हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए कितने उपयोगी हैं, जिस देश में रहते हैं उसके लिए कितने हम उपयोगी हैं। हमारा घर का हम कुछ काम करते हैं, माता पिता की हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों में, हम उनके लिए उपयोगी हैं। अपने आड़ोस पड़ोस के लोगों की कुछ हम हेल्प करते हैं, उनके लिए उपयोगी हैं। गरीब बच्चा जो पढ़ नहीं सकता, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसको पढ़ाने में कुछ हेल्प करते हैं, उसके लिए हम कुछ उपयोगी हैं। यहाँ से लेकर आज अपना देश वर्ल्ड के 5th इकोनॉमी बना है। हम स्टार्टअप से लेकर आगे बढ़े हैं। आज हमसे आगे 4 देश हैं, जर्मनी, जापान, चाइना और अमेरिका। आज हम 5th क्यों बने हैं? पहले 5th क्यों नहीं बने थे और नंबर 1 कैसे बनेंगे? तो उसका सीधा सा फार्मूला है, जब तक हम जॉब सीकर बने रहेंगे हम नंबर 1 नहीं बन पाएंगे। जब तक हम जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर नहीं बनेंगे। हम 10 लोगों को रोजगार देने वाले
नहीं बनेंगे। नौकरी के पीछे भागेंगे तो नौकर रहेंगे और काम धंधा स्टार्ट करेंगे। इसके स्टार्टअप भी बहुत चल रहा है और हम 10 लोगों को नौकरी देंगे, मालिक बनेंगे, तो वो देश हमेशा तरक्की करता है जहाँ नौकर से ज़्यादा कौन होते हैं, मालिक होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। एक बात और देखिए, भारत को आज़ादी से पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला, परंतु आज़ादी के बाद में भारत में किसी व्यक्ति को ऐसे को नोबेल प्राइज नहीं मिला जो भारत में रहता है। नोबेल प्राइज सारे उन लोगों को मिले हैं जो भारतीय मूल के तो हैं पर यूरोप और अमेरिका में रहती हैं। तो हम 140 करोड़ में नोबेल प्राइज विनर क्यों नहीं बना पा रहे? उसका भी एक कारण है कि हम रिसर्च नहीं करते। चाइना का माल भारत में आता है, होली, दिवाली, रक्षाबंधन पे। अब चाइना में होली, दिवाली, रक्षाबंधन नहीं होता है, परंतु उसको पता भारत में कब की आवश्यकता है। तो चाइना में 10,000 रिसर्च ग्रुप केवल भारत की रिसर्च करते हैं कि भारत को कब क्या जरूरत है, वैसा सामान बनाकर भारत में भेज देती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिसर्च ग्रुप ही नहीं बना आज तक किसी भी देश के। तो चाइना ने केवल भारत के लिए 10,000 रिसर्च ग्रुप बना रखे हैं और इसलिए भारत वो माल हमें देता है। तो हम अपने देश की इकोनॉमी को, अपने देश की फाइनेंशियल चीज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आज हमारे भारत में कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं बनता, बोइंग बनती है, इंग्लैंड से आती है। हमें जो आर्मी के लड़ाकू हम फ्रांस से राफेल लेकर आते हैं, भारत में अब बनने लगे हैं, लाइट ये एयरक्राफ्ट बनने लगे हैं, एफसीओ ने बोलने लगे हैं, एलएसी। तो ये सब चीज़ें अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मन में उमंग तरंग आती है। हम अपने देश के लिए हवाई जहाज बनाएंगे, हम अपने देश के लिए रिसर्च ग्रुप खड़े करेंगे, हम नोबेल प्राइज विनर बनेंगे। आज हमारे देश के अंदर कितने गोल्ड मेडल आए हैं? अमेरिका, चाइना कितने लेकर आए हैं? 140 करोड़ का। तो ये हमारे मन में उमंग आती है कि हमारे देश आबादी में तो नंबर 1 है, ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल में नंबर 1 कब आएगा? इसे हम लेकर जाएंगे तो हम समाज के लिए उपयोगी, देश के लिए उपयोगी बनेंगे और जो कुछ भी करेंगे अपने देश के लिए करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम से कहा था किसी ने कि आप भारत के अंदर नौकरी करते हो, बहुत थोड़ा पैसा मिलता है, आप हमारे देश के लिए काम करो तो हम आपको माला माल कर देंगे। भारत की थोड़ी सी नौकरी में आपको मिलता ही क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि किस देश में जन्म मिलेगा ये मैं नहीं तय करता, ये तो भगवान तय करता है, खुदा तय करता है, गॉड तय करता है। माता पिता कौन होंगे ये भी वही तय करता है। तो ऊपर वाले भगवान ने तय किया कि मुझे माता पिता कहाँ मिलेंगे? भारत में। जन्म मुझे कहाँ मिलेगा? भारत में। भारत में मुझे माता पिता मिले, भारत में मुझे जन्म मिला, भारत में रहने को मकान मिला, भारत में मैंने खेल खेले, भारत में मुझे पढ़ने को स्कूल मिला, भारत में मुझे खाने के लिए अन्न मिला, पानी मिला, भारत की वायु मैंने श्वास ली। मुझे जो कुछ मिला कहाँ से मिला है? भारत से मिला है। इसलिए मैं जो कुछ भी करूँगा किसके लिए करूँगा? अपने देश, अपने वतन, अपने मुल्क भारत के लिए करूँगा। तो ये हमारे अंदर जब बात जगती है कि हम जो कुछ भी करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अपने वतन, अपने देश, अपने मुल्क के लिए करेंगे। और यूथ का जो चौथा अल्फाबेट है वो क्या है? टी, ट्रूनेस। मैं कुछ बात कह रहा हूँ मत मानिए, इसलिए मानिए कि वो बात ठीक है और आपके जीवन के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। वो ऐसे ही ट्रूनेस अपने जीवन में आनी चाहिए। आज इतने सारे नैरेटिव्स झूठे फैलाए जा रहे हैं, ये ऑनलाइन में इतनी सारी झूठी इन्फॉर्मेशन परोसी जा रही है, उसके अंदर हमें बहना नहीं है, हमें सच को समझना है, सच को जानना है और उसके आधार पर ही अपने काम को आगे बढ़ाना है। अगर हम झूठ में फंस गए, तो अभी भी बड़ा आ रहा है, ऑनलाइन सारी बुकिंग हो रही है, 4 धाम यात्रा की हो रही है, बाकी जगह हो रही है, तो पता लग रहा है फेक आ रही है, उसके अंदर लोग फंस रहे हैं। ये ट्रूनेस, और आज के समय में तो इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है कि हम चीज़ों को ठीक ढंग से कैसे समझें। बहुत झूठ फैलाया जा रहा है, बहुत झूठ हमें पढ़ाया भी गया है।
आज भी पढ़ाया जा रहा है। उस झूठ से बचना, सत्य को समझना, जानना, पहचानना और उसको फिर आगे बढ़ाना। और अंतिम वर्ड क्या है इसमें, अंतिम अल्फाबेट क्या है इसमें, एच, हेल्थी। हम स्वस्थ बने, हम केवल बॉडी से स्वस्थ नहीं बने, माइंड से भी स्वस्थ बने, हम सोल से भी स्वस्थ बने। हमारी बॉडी ऐसी हो जो सर्दी गर्मी बरसात को बर्दाश्त कर सके। जरा सी ठंड पड़ी तो हम कोल्ड हो गया, जरा सी मेहनत की तो बीमार हो गए, और उससे भी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बने। आज हम बहुत डिप्रेशन में आ रहे हैं, हम जो है अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज बच्चा इमोशनली वीक है, आज वो मेंटली कमजोर होता जा रहा है, साइकोलॉजिकली वीक होता जा रहा है। सुसाइड करने, MBBS करने वाला सुसाइड कर रहा है, IIMT में पढ़ने वाला सुसाइड कर रहा है, इंग्लिश पढ़ने वाला सुसाइड कर रहा है। क्यों? वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, आज के माहौल में अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है। इस कारण से वो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है, गुस्से में आ जाता है। 10 साल का बच्चा, माँ कहती है बेटा ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना, वो बैट उठाकर माँ के सिर पर दे मारता है, माँ मर जाती है। तो ये जो हमें हेल्थ बनानी है ना, ये हमारी बॉडी की भी चाहिए, शरीर की भी चाहिए, मन की भी चाहिए, बुद्धि की भी चाहिए। हम सब तरह से स्वस्थ बनेंगे तब हम इस देश के युवा बनेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था हमारे को ऐसे नौजवान चाहिए जिनके शरीर लोहे की तरह हो, जिनके अंदर बिजली चलती हो, कि नसें बिजली की तरह फड़कती हो, दिमाग उनके ऐसे हो किसी भी चीज़ को कैच कर सके। और ऐसा नौजवान युवा वो इस देश के लिए काम करने वाला बनेगा। ऐसे युवा हम बनेंगे तब लर्न हाउ टू लर्न करके हम क्यों सारा काम कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे युवा बनने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और क्यों बनना है, तो हम एक गीत गाते हैं, नहीं चाहिए यश पद गरिमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में, भारत माता की जय केवल शब्द पड़े जगती के चरणों में। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने करना है। इसलिए एक बार दोनों हाथ पर उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत, जय हिंदुस्तान।